तो बच्चों, अब जब हम जो चीज़ जानेंगे वो है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई धरती कमज़ोर होने की वजह से चटक जाती है, अंदर की तरफ धसक जाती है, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड की घटना घटती है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि रॉक जो है अपनी मतलब वेट को नहीं सह पाती और एक जगह से जहाँ उसे कमजोरी मिलती है ज़मीन में जाके वो उतना धसक जाती है। ठीक है, जिसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं। ठीक है। तो इसके जो कारण हैं वो लैंडस्लाइड के कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है जिस वजह से वो धरती धसक जाती है, या फिर अंदर मिट्टी में नमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। कभी कभी प्लेटों के सरकने के कारण, ठीक है, अगर कोई जगह अर्थक्वेक, फ्लड, टॉर्नेडो जैसे मतलब कई सारी आपदाएं झेली हुई है, तो वहाँ की ज़मीन जो होगी थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी। अर्थक्वेक के ट्रेमर के कारण भी अंदर की जो प्लेट्स होती हैं उसके ऊपर जो सब प्लेट्स होती हैं, तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। और भी कई सारे कारण होते हैं। लैंडस्लाइड की जो घटना है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपने सन 2013 का उत्तराखंड का भूचाल सुना होगा, तो वो एक लैंडस्लाइड के कारण ही हुआ था कि एक पूरी की पूरी लेक में लैंडस्लाइड हो गया था। तो लेक का पूरा पानी जो है उत्तराखंड में वह केदारनाथ के अंदर आ गया था। ठीक है। और बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो लैंडस्लाइड की जो घटना है वो बहुत खतरनाक है। ठीक है। तो अब इंडिया में वो कौन से स्थान हैं, तो अगर आप देखें तो हिमालयन रीजन्स में जो लैंडस्लाइड की घटना होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक ठीक है। और आप इसमें उन स्थानों के बारे में मतलब पढ़ लीजिएगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जहाँ जिस ज़मीन में ज़्यादा नमी होगी तो वहाँ पे लैंडस्लाइड की घटना बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अंदर से इस तरह के रिएक्शंस होते रहेंगे। बच्चों, एक स्थान है चित्रकूट। चित्रकूट में गुप्त गोदावरी निकली है, क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ है कि चूने की चट्टान थी, तो कहीं से एक रिवर निकली, वो अंदर से धसक गई। चूना जब अंदर से निकला, मतलब कि चूना जो अंदर से था वो CaO यानी कि जो मतलब बगैर बुझा हुआ चूना था, वो CaOH होल ट्वाइस से बन गया। और अंदर ही अंदर मतलब पानी गायब हो गया। जब अंदर की खुदाई होती है गुफाओं में देखा जाता है, तो देखा जाता है कि यहाँ से भारी मात्रा में मतलब पानी निकला हुआ है। ठीक है। तो अब इसी तरह से अंदर की जो मिट्टी है ना वो बहुत कमज़ोर हो गई है। वहाँ पे कभी भी लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं जो हैं वो घट सकती हैं, क्योंकि अंदर से मिट्टी जो है वो तो खोखली हो गई है। वहाँ पहले मतलब लाइमस्टोन था जो मतलब बगैर ये बुझा हुआ था, लेकिन अब वहाँ की जो प्लेन है मतलब भूपरपटी है, क्रस्ट है, वो अंदर का बहुत कमज़ोर हो गया है। अगर उस पर मतलब वेट डाला जाएगा तो वो ये धसक जाएगा। और भी कई कारण, सारे कारण हो सकते हैं। आपने माइनिंग का सुना होगा। माइनिंग क्या होता है, अंदर से मतलब कई सारी खदानों में मतलब मिट्टी जो होती है वो अंदर से जो होती है वो खोखली हो जाती है। ठीक है। क्योंकि अंदर से जो सारा मटेरियल बाहर निकाल लिया जाता है, तो इस तरह से भी ये समस्या देखने को मिलती है। ठीक है। अब इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं। फिजिकल लॉस बहुत ज़्यादा होता है, लोग मारे जाते हैं। लोगों के घर जहाँ बने हैं वो धसक गए हैं। ठीक है। तो उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, और कोई भी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको बहुत नुकसान पहुंचता है। ठीक है। तो जन धन की बहुत हानि होती है। ठीक है। लोगों का जो रहन सहन है वो रिहैब नहीं हो पाता है। उनका सब एक तरह से उजड़ चुका हुआ होता है। अब इसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए, है ना, कि लैंडस्लाइड ना आए। सबसे पहले जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, जहाँ पे लैंडस्लाइड होती है, वहाँ पे लोगों का नहीं बसना चाहिए। वैसे इसका कोई उपाय नहीं है, भारत देश में बहुत जनता है, उनको मतलब बसाना ही पड़ेगा। ठीक है। जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस होते हैं डैम्स वगैरह के, वो पूरी सावधानी से, लास्ट ईयर आपने EIA पढ़ा था, पूरे EIA की रिसर्च के बाद उस जगह पे इस चीज़ को बनाया जाना चाहिए। ठीक है। तो फिर नेचुरल वेजिटेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए। जो पुरानी नेचुरल वेजिटेशन है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आपने एक डायलॉग सुना होगा कि मतलब प्रकृति अपना प्रतिशोध लेती है। अगर आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो आपसे उसका बदला लेती है। ठीक है। इसी तरह से अगर कहीं पे कैनल्स वगैरह, रोड्स वगैरह हैं, तो
उनके मतलब उनको बनाने के लिए आपको कम से कम नेचुरल इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाना चाहिए। जैसे कि अभी कल के दिन क्या हुआ है कि उत्तराखंड में एक ग्लेशियर पूरा का पूरा पिघल गया है। इसका कारण ये लगाया है कि जो NHPC का वहाँ पे जो डैम बन रहा था ऋषिगंगा रिवर पे, उस पर कई जगह माइनिंग्स वगैरह, जो डायनामाइट वगैरह की मतलब ब्लास्ट वगैरह हुए, उस वजह से वो हिस्सा बहुत ज़्यादा ट्रिमर के कारण कमज़ोर हो गया था। तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि लैंडस्लाइड के पीछे ट्रिमर का बहुत ज़्यादा जिम्मेवार चीज़ होती है, ठीक है। इसी तरह से जिन स्थानों पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है तो उन स्थानों पे स्टेप कल्टीवेशन का मतलब बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन से आप कई सारी फॉरेस्ट्री को तबाह कर देते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट्री जब तबाह होती है तो आप एक तरह से नेचर के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब पेड़ों को काट रहे हैं, उनको जला रहे हैं, उनकी जड़ों को उखाड़ रहे हैं, तो एक तरह से वहाँ की मिट्टी जो है अपने आप में कमज़ोर हो रही। तो इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन रोक देनी चाहिए, ठीक है, एक जगह से छोड़ के जब अगली जगह जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सुनामी के बारे में जानते हैं। आपको मैंने सुनामी के बारे में बताया था कि एक प्लेन है, ठीक है, एक मैदान है, वो टूटा, एक ऊपर की तरफ आया, एक नीचे की तरफ आया, एक इस तरफ की तरफ भागा, एक थोड़ा ऊपर होके मतलब भागा, ऊपर हुआ। तो उससे क्या हुआ कि अंदर का जो वाटर था वो भी ऊपर की तरफ आया। उनको जब लहरों का फोर्स मिला तो लहरें किनारे की तरफ भागी। जब ये लहरें बहुत ज़्यादा साइज़ करके जब भागती हैं तो वहाँ सुनामी आती है। तो सुनामी को हम इस तरह समझ सकते हैं कि अर्थक्वेक या फिर मतलब अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनो इरप्शंस के कारण जब ओशनिक वेव अपनी जगह से उठ के आगे बढ़ती हैं तो वहाँ पे सुनामी की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। सुनामी में वेव्स की जो साइज़ होती है वो 15 मीटर से ज़्यादा होती है, 15 मीटर ऊंची होती हैं वो, और इससे बहुत ज़्यादा जनधन की हानि होती है। अब सुनामी के कुछ प्रोन एरिया हम जान लेते हैं, जो मतलब पैसिफिक ओशन कोस्ट है, इंडोनेशिया वगैरह है। जब 26 दिसंबर 2004 में इंडोनेशिया में ही सुनामी आई थी और उससे पूरा इंडियन ओशन कोस्ट जो है, म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था और बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हुई थी। तो सुनामी आने के कारण कई सारे होते हैं, लेकिन तब उस समय एक अर्थक्वेक जो था वो सी प्लेन में आया था। सी का जो अंदर का मैदान होता है उसमें ये चीज़ आई थी, ठीक है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ सुनामी डिजास्टर, इसके आप जानते हैं जनधन की बहुत हानि होती, जो कि कोस्टल रीजन में जो बंदरगाह बने होते हैं, पोर्ट बने होते हैं, शहर, नगर, बिल्डिंग्स और ह्यूमन हैबिटेशंस होते हैं, वो डेवस्टेट हो जाते हैं, पूरी तरीके से तबाह हो जाते हैं, ठीक है। और अभी सुनामी का जिक्र है कि दिसंबर 2004 में भी एक सुनामी आई थी, तो सुनामी वहाँ पे आई थी। इसी तरह से उसमें 5 लाख लोगों से ज़्यादा का डेथ टोल देखा गया। उसमें से 3 लाख डेथ टोल तो अकेले हमारे इंडिया से थे जिन्होंने अपने जीवन को खो दिया। 26 दिसंबर 2004 की ये घटना है, ठीक है। सुनामी से बचने के उपाय हैं। देखो यार, सुनामी एक ऐसी चीज़ से बचने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन जब सुनामी आती है तो हम कुछ वार्निंग्स वगैरह दे सकते हैं अपने मछुआरे वगैरह को कि आप लोग समंदर में ना जाएं। लेकिन ये घटना तो अचानक से घटती है, ठीक है। तो इस घटना को बहुत कम रूप से रोका जा सकता है। आप समंदर के किनारे से हट सकते हैं, लेकिन इतनी गति में आती है ये चीज़ कि आपका हटना पॉसिबल ही नहीं है। तो सुनामी पर शॉर्ट नोट आ सकता है आपके लिए, ठीक है। अब कुछ हम मैन मेड डिजास्टर्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। मैन मेड डिजास्टर आपकी न्यूक्लियरिक हो सकती है, यानी कि एटॉमिक हो सकती है, बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए चाइना की बात, चाइना तो कह रहा है कि ये मतलब बैट और स्नेक के मतलब मांस से फैला है, लेकिन ये एक तरह का बायोलॉजिकल वेपन था कोविड, ठीक है। उसी तरह से केमिकल डिजास्टर होती है। आपने मतलब भोपाल की घटना सुनी होगी कि मतलब भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि MIC नाम की गैस जो थी वो रिस गई थी, ठीक है।
उससे पूरे भोपाल में बहुत लोग मारे गए थे। ये घटना 2 और 3 दिसंबर की थी। ये एक तरह का केमिकल डिजास्टर था, ठीक है। तो भोपाल गैस ट्रेजिडी इसी चीज़ के लिए याद की जाती है। मिथाइल आइसोसाइनाइड का 45 टन का मिथाइल आइसोसाइनाइड वहाँ के वातावरण में, एटमॉस्फेयर में फैल गया था। उसी रात को वहाँ पे मतलब बादल भी थे, और बादल की वजह से वो जब वो गैस रिस के ऊपर गई तो बादलों ने उसको नीचे की तरफ ढकेल दिया। सरकारी आंकड़ा है कि कुल 3600 लाइफ्स इसमें मतलब फना हो गई थी, लेकिन तो सरकारी आंकड़ा है। रियल आंकड़े हमेशा सरकारी आंकड़े से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी में 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 में वर्ल्ड वॉर रोकने के लिए बम फेंके गए थे। ये एक एटॉमिक वेपन का एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह से जब खेतों में उचित पैदावार करने के लिए हम उसमें तरह तरह के रसायन वगैरह मिलाते हैं, तो उन रसायनों से कुछ अभिक्रिया होती है, उससे प्लेग, बर्ड फ्लू, डेंगू जैसी मतलब बड़ी बड़ी बायोटेक्स फैलते रहते हैं, ठीक है। एक चेरनोबिल की घटना है, यहाँ नहीं दी है। चेरनोबिल नाम का स्थान यूक्रेन में है। वहाँ पे भी एक जो न्यूक्लियर फैक्ट्री थी वहाँ पे रिसाव हो गया था। उस वजह से भी बहुत ज़्यादा रेडिएशन फैल गया था और बहुत लोग मारे गए थे। मतलब फैक्ट्री में भी जो पूरे साइंटिस्ट का काम करते थे वो भी मारे गए थे, ठीक है। अब इसके कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह के बारे में हम जान लेते हैं। इसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक बायोलॉजिकल केमिकल जो अटैक्स होते हैं, ये तो ह्यूमन के ब्रेन की ईजाद है। इनको हम रोक सकते हैं, लेकिन अगर हम नहीं रोकते हैं तो इसके इफ़ेक्ट हमें पूरी मानव सभ्यता पर, जानवरों पर, फसलों पर देखने को मिलता है। तो ये इसका एक इससे कभी कभी तो जब जो नागासाकी हिरोशिमा में जो बम फेंका गया था उसके इफ़ेक्ट तो आज भी देखने को मिलते हैं। वहाँ के लोग अंधे गूंगे बहरे मतलब पैदा होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी कई हड्डियाँ टेढ़ी हैं, क्योंकि उनकी जो मतलब मिट्टी है उसमें रेडिएशन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके इफ़ेक्ट्स हमेशा देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसका एक उपाय हो सकता है कि इंडस्ट्रियल इलाके में हैबिटेशन ना किया जाए, ठीक है। लोगों को इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए। अगर कहीं कोई नेचुरल कैलामिटी फैल रही है तो इसका एक वार्निंग सिस्टम होना चाहिए कि लोगों को इसकी मॉक ड्रिल वगैरह देनी चाहिए, है ना, कि अगर इस तरह की कोई कैलामिटी आती तो आप क्या उपाय कर सकते हैं। लोगों को इस बात की पूरी जानकारी और एडुकेशन देना चाहिए, ठीक है। बॉम्ब एक्सप्लोज़न, ये भी एक ह्यूमन के द्वारा लाई गई त्रासदी है, ठीक है। आप देखते हैं कई लोग ह्यूमन बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। वो लोग मतलब वेस्ट वगैरह पहन लेते हैं। हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री की भी हत्या इसी तरह से हुई थी, राजीव गांधी जो कि राहुल गांधी के पिताजी हैं, ठीक है। तो बॉम्ब एक्सप्लोज़न से बहुत ज़्यादा हानि होती है। यह एक तरह का टेररिज्म है। टेररिज्म के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि लोगों को बहला फुसला कर उनका ब्रेन वॉश करके इस तरह की त्रासदी वगैरह लाई जाती है, ठीक है। अब कुछ इस तरह के डिजास्टर्स आते हैं जिनको रोका जा सकता है, लेकिन अगर वो नहीं रोके जाते तो उसके लिए हम कुछ सेफ्टी मेजर्स अपना सकते हैं, ठीक है। उसमें रोड एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट और सड़क पे होने वाले एक्सीडेंट, एयर क्रैश और कोई भी एंडेमिक पैंडेमिक को हम रोक सकते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक को अब हम बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। सबसे पहले फ़ायर के बारे में पढ़ते हैं। फ़ायर एक मतलब बहुत ही डेंजरस डिजास्टर होती है, ठीक है। आग में जल के बहुत लोग मारे जाते हैं। अपने वर्ल्ड में जितना वर्ल्डविंड और तुम्हारा अर्थक्वेक फ्लड से लोग नहीं मरते, उतना फायर से लोग मर जाते हैं। फायर के कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि घरों के मतलब फ्यूज़ में एक तरह का स्पार्क वगैरह हो जाए और उससे आग वगैरह मतलब पकड़ ली जाए, इस तरह की घटनाएं घटती हैं, ठीक है। डोमेस्टिक फायर को हम रोक सकते हैं। जैसे जैसे गैस सिलेंडर है, तो गैस सिलेंडर को आप सही तरह से यूज़ करें, पूरे प्रिकॉशन से यूज़ करें, है ना, तो उस चीज़ को रोका जा सकता है।
ये दिवाली के मतलब पटाखे वगैरह हैं वो इतने रिस्की वे में ना जलाए जाएं। मैंने देखा है कि क्योंकि कुछ लोग रॉकेट्स वगैरह जलाते हैं तो जिस बॉटल में वो रख रहे हैं वो बॉटल को वो लिटा देते हैं और फिर वो निकालते हैं उल्टे सीधे तरीके से। तो इससे ये जो डोमेस्टिक फायर है इसकी बहुत सारी संभावना होती है। घरों में फायर एक्सटिंग्विशर यंत्र रखना चाहिए कि उसमें ठोस CO2 भरी होती है। उस CO2 से आप फायर को रोक सकते हैं। अपने इलेक्ट्रिक गैजेट के जो सॉकेट्स हैं उनको अच्छी क्वालिटी का जो ISI मात्रक हैं उस स्टैंडर्ड के उपयोग करने चाहिए। बच्चों की पहुंच से माचिस वगैरह दूर रखनी चाहिए। मैंने छोटे में अपने घर में एक चादर में आग लगा दी थी, ठीक है, क्योंकि मैं माचिस से खेल रहा था और बहुत बड़ी घटना होते होते बच गई थी। इट वॉज़ वेरी डेंजरस फॉर अस, लेकिन मैं छोटा था। तो बच्चों की पहुंच से माचिस बहुत दूर रखनी चाहिए, ठीक है। और जब भी कहीं मतलब फायर वगैरह फैली है तो जो लकड़ी के फर्नीचर्स हैं उनको उससे थोड़ा सा दूर कर देना चाहिए, ठीक है। घरों में जो बाल्टी पुरानी होती है उसमें रेत वगैरह भर के रखना चाहिए कि जब भी कहीं फायर है तो उस पर रेत वगैरह डाल दें, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फायर है तो उस पर मतलब पानी नहीं डालना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक के कारण फैला है उससे आपको करंट लग सकता है, ठीक है। तो इस तरह की कई सारी संभावना होती है। अगर कहीं पे फायर हुआ है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड को मतलब बंद करना चाहिए, क्योंकि उससे फायर और ज़्यादा फैलती है। लोगों को करंट जैसी संभावनाएं जो होती हैं वो पैदा हो सकती हैं कि जो मतलब फायर से नहीं मरते वो आपके करंट से मर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का खेल खेल में एक मजाक टाइप का हो जाता है। फिर रोड एक्सीडेंट की बात की जाए तो रोड एक्सीडेंट के कई सारे कारण होते हैं। जब कोई ट्रैफिक रूल्स को तोड़ता है, जब कोई अंधाधुंध ड्राइविंग करता है जिसको रैश ड्राइविंग कहते हैं, और जब कोई शराब पी के चलाता है इसको ड्रंकिंग ड्राइविंग कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से रोड्स का सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं होता है, उस वजह से भी क्या होता है, रोड एक्सीडेंट जैसी संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो लोगों को रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। माना कि आपके पास गाड़ी है उसमें 6 गियर्स 5 गियर्स हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं लगा देनी चाहिए एक बार में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ सेफ्टी मेजर्स भी अपनाए जाने चाहिए। आप ड्राइविंग वगैरह की मतलब उचित स्कूल्स होने चाहिए। उन स्कूल्स में लोगों को सिखाने के बाद ही सड़कों पर आने देना चाहिए, ठीक है। रोड सिग्नल्स वगैरह की लोगों को जानकारियाँ होनी चाहिए। ड्राइविंग जब रेन के वक्त की जा रही तो बहुत संभल के की जानी चाहिए, वरना उससे भी एक्सीडेंट की संभावना उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। और लाइसेंस वगैरह में मतलब भ्रष्टाचार अगर कम कर दिया जाए। मेरे पास 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस तब आ गया था जब मेरे पे स्कूटी भी नहीं बनती थी, कैन यू इमेजिन। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह का मतलब भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ओके। हाँ, ये कुछ सावधानियाँ वगैरह देख लेते हैं कि रोड एक्सीडेंट से किस प्रकार से बच सकते हैं। जब आप रोड पार कर रहे हो तो आप दोनों तरफ देखो, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, है ना। तो मतलब पहले लेफ़्ट देखो, फिर राइट देखो, फिर से लेफ़्ट देखो, फिर जाके रोड पार करो। और इसी तरह से जब तक ज़रूरी ना हो आपको उसे ओवरटेक करना, तब तक अननेसेसरीली उसको ओवरटेक मत करो। एक स्पीड फिक्स करो और उसी स्पीड में आप यात्रा करो, आपके रोड एक्सीडेंट नहीं होंगे, है ना। अगर व्हीकल डूब रहा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने मतलब 5 मिनट क्राफ्ट में भी देखा था। अगर व्हीकल डूब रहा है, आप व्हीकल के अंदर हैं, तो आप उसका जो विंडो ग्लास है उसको को नीचे करें और उससे बाहर निकलें। आप चाहे के भी अपना गेट नहीं खोल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मतलब पानी जो आपकी कार के साइड में है वो पानी एक जगह से हटेगा नहीं, है ना। तो आपको विंडो से मतलब बाहर आकर ट्राई करना चाहिए। गाड़ी गई जाने दो, विंडो से बाहर आओ। इन केस ऑफ फायर, अगर आग लगी हुई है, कम आउट ऑफ द व्हीकल एज सुन एज पॉसिबल। डू नॉट बॉदर अबाउट द लगेज आर्टिकल्स, ठीक है। आप लगेज आर्टिकल्स की फिक्र ना करें, अपनी जान बचाएं, जान है तो जहान है, ठीक है। और जितना जल्द हो सके उससे बाहर आने का प्रयास करें। सेल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें ड्राइव करते वक्त। 2 व्हीलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही वो स्कूटी हो। हाँ, साइकिल के भी हेलमेट्स होते हैं बड्डे, ठीक है। तो जब तक 2 व्हीलर आप चला रहे हैं आप हमेशा हेलमेट का इस्तेमाल करें। कार ड्राइव करते वक्त सीट बेल्ट लगाएं। एज अदर 4 व्हीलर एज रिक्वायर्ड अंडर द रूल। और कोई भी ड्राइविंग कार हो
या कोई दूसरे व्हीकल्स हों, उसमें भी अगर सीट बेल्ट्स हैं तो मस्ट वियर इट। ओके, रेल एक्सीडेंट्स अब अपना अगला टॉपिक है। तो रेल एक्सीडेंट अक्सर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि रेलवे ट्रैक्स का प्रॉपरली मेंटेनेंस नहीं हो पाता, रेलवे इंजन्स का मेंटेनेंस नहीं हो पाता, बोगीज़ वगैरह का मेंटेनेंस नहीं हो पाता, या फिर ह्यूमन की एरर्स भी होती हैं, या ह्यूमन की एरर के कारण जो ट्रेन होती है वो डीरेल हो जाती है, जो रेल पर से उतर जाती है, रेल मतलब पटरियाँ, है ना, तो वो डीरेल हो जाती हैं। और डीरेल की वजह से और कभी कभी ये जो डीरेल होती है ना, इसके लिए मतलब पटरियाँ लोग उखाड़ देते हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, उत्पाती तत्व होते हैं सोसाइटी में, है ना, कि मतलब बैठे ढाले क्या करें, चलो पटरियाँ उखाड़ देते हैं, पटरियाँ उखड़ जाएंगी तो ट्रेन यहाँ से गुजरेगी नहीं। अरे बेवकूफ़ों, ट्रेन तो गुजरेगी लेकिन वो ज़मीन पर से गुजरेगी, बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन उन एंटी सोशल एनिमल्स को कौन समझाए, मैं तो एनिमल्स ही बोलता हूँ उनको, एलिमेंट्स है, ठीक है। और चाहिए ट्रेन्स को कि वो प्रॉपरली सिग्नल्स वगैरह देखें। अगर आप ट्रेन के अंदर नहीं हैं, बाहर हैं और आपका एक्सीडेंट हो सकता है अगर आप सिग्नल्स को प्रॉपरली फॉलो ना करें, या बैरियर्स के नीचे से होके, मतलब स्विंग बैरियर्स, मतलब बैरियर के नीचे से होके आप जा रहे हैं, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ टोटली रॉन्ग, ठीक है। और कहीं पे बैरियर नहीं है और आप उसको देख के मतलब पार करें, है ना, जो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग होती है उसको पार करने का आप जोखिम ना उठाएं। और भी ट्रेन एक्सीडेंट जो रोकने के उपाय हो सकते हैं, है ना, कि ट्रेन के अंदर आप जलने वाले जो आग पकड़ लेते हैं उन आर्टिकल्स को लेकर ना जाएं। जब आप यात्रा कर रहे हैं तो उसके एंट्रेंस गेट पे खड़े ना हो, ठीक है। विंडो के बाहर अपना हाथ ना निकालें, हाथ टूट सकता है, कट सकता है, ठीक है। प्लेन एक्सीडेंट पर हम बात करें, प्लेन एक्सीडेंट एयर सेफ्टी के अपने मेजर्स होते हैं। जब आप सफ़र करते हैं तो आपको सारे मेजर्स सिखाते हैं कि फायर ब्रेक होने पे एरोप्लेन का क्या हश्र होता है, या लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त में जो उसके टायर्स वगैरह हैं वो मतलब प्रॉपरली ना खुल पाए तो उस वजह से क्या होता है, ठीक है। और जब टॉर्नेडो आता है उसमें अगर कोई प्लेन चपेट में आ जाए तो उस प्लेन का क्या होता है, और हाईजैकिंग, टेररिज्म के कारण होने वाले प्लेन एक्सीडेंट। तो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें फॉलो करने की हैं वो ये है कि मतलब पायलट जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको माने, और प्लेन के अंदर सेफ्टी एक कार्ड होता है उसको प्रॉपरली मतलब पढ़ें कि कब क्या करें, इमरजेंसी डोर एग्ज़िट के बारे में होता है, सीट बेल्ट वगैरह के बारे में होता है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी एक्सीडेंट का शिकार हो रहा है तो अपने आप को शांत रखें, है ना, जितना ज़्यादा हो सके। वहाँ से ऑक्सीजन मास्क भी आ जाते हैं, उनको भी आप मतलब पहन सकते हैं, इसमें आप किसी तरह से मतलब बेहोश वगैरह ना हो। और अपने आप को ऐसे अगर नाक से खून आ रहा है तो आप अपनी नाक में कोई रुमाल वगैरह से नाक आप पकड़ के रख सकते हैं, क्योंकि जब एरोप्लेन ऊपर जाता है तो कुछ हवा का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है इस वजह से। एपिडेमिक डिजास्टर, हाँ, एपिडेमिक्स क्या होती हैं, एक तो आप जानते हैं कोरोना आपके टाइम पे हुआ है, इसी तरह से कई सारे होते हैं। जैसे चूहों के कारण प्लेग फैलता है तो प्लेग है, कोलेरा है, ये अपने आप में एपिडेमिक के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसमें जो पेशेंट्स होता है वो एक पेशेंट से अगले पेशेंट के पास ये चीज़ मतलब पहुंचती है। अब तो कोरोना एक पेंडेमिक है ना, एपिडेमिक से भी बड़ी बात हो गई है कोरोना। एपिडेमिक कई कारणों से होता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई की मदद से फैलता है, पानी की मदद से फैलता है, मच्छरों के कारण भी डेंगू और चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे रोग फैलते हैं। और जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं वो अगर उससे इन्फेक्टेड है, हमारे इंडिया में तो कोरोना इसी प्रकार से आया था, है ना, जो मतलब पहली कोरोना में पेशेंट मिली थी, शी यूज्ड टू वर्क इन चाइना, ओके, एंड वो चाइना से जब इंडिया आई तो उसके कारण हमारे इंडिया में कोरोना आया। उसी तरह से इटली के कुछ टूरिस्ट थे, वो राजस्थान में घूम रहे थे, है ना, उनसे भी कोरोना फैला, है ना। इसी तरह से आज इंडिया सेकंड नंबर पे है इन दी इन्फेक्शन ऑफ कोरोना, पहले नंबर पे यूएस है, 330 मिलियन की कंट्री। आज क्या हश्र है उसका। इसी तरह से आप एपिडेमिक की मतलब बात करें तो एपिडेमिक
के कारण क्या नुकसान होते हैं भैया? बीमारी तो होती है, लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, कुपोषण जैसी समस्याएं होती हैं, अनहाइजीनिक रहें, वो साफ़ सफाई वगैरह ना बरतें तो और भी ज़्यादा बुरे हाल हो जाते हैं। ठीक है, कुछ नेचुरल कैलामिटी भी होती है, कुछ नेचुरल कैलामिटी भी होती है, वो भी नुकसान पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, जैसे कि वॉल्केनो, फ्लड, वर्ल्डविंड, सुनामी वगैरह। ठीक है, इसके लिए आप के लिए जो भी पॉसिबल मेजर्स सेलेक्ट किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, वो सारे अपना के आप इन चीज़ों को रोक सकते हैं। इस तरह से बच्चों में एक होमवर्क दे रहा हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी डीएम, कि कैसे हम कोई भी डिजास्टर को मेंटेन कर सकते हैं, इसके क्या स्टेप्स होते हैं, क्या इनसे राहतें वगैरह होती हैं, तो ये आपको पढ़ के आना है और इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि अभी अपन ने कई सारे ऐसे डिजास्टर्स के बारे में जाना, उनकी रोकथाम, अपने आप को मतलब बचाने के उपाय के बारे में जाना, तो वही सब चीज़ें डिजास्टर मैनेजमेंट में दोबारा होती हैं, वो फिर से वही बात अदर वर्ड्स में बताएंगे। तो ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि ये चीज़ आप पढ़ के आएँ। इस तरह से एसएसटी जो सब्जेक्ट है बाय सिविक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री नहीं, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से पूरा होता है। हिस्ट्री के जब आप आ जाएंगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं वो चीज़ें आपको मतलब पढ़ा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मैं कल कुछ वीडियोस डालूंगा ऑफ मैथ्स। ओके, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।